नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी उपन्यास के अगली कड़ी के तौर पर उपन्यासकार जैनेंद्र के ऊपर बातचीत करेंगे। जैनेंद्र के उपन्यासों की विषय वस्तु, पात्र योजना और बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों को देखने का प्रयास करेंगे। जब जैनेंद्र की चर्चा उपन्यासकार के तौर पर होती है तो हमारे मन मस्तिष्क में तुरंत मनोविश्लेषणवादी रचनाकार के रूप में इनका रूप उभरता है। वैसे देखा जाए तो जैनेंद्र ने हिंदी साहित्य लेखन में कहानीकार के तौर पर, उपन्यासकार के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर अपना योगदान दिया है। साथ में आप अगर पत्रों को भी देखें तो प्रेमचंद के साथ इनका पत्राचार भी हुआ है। अगर जो भी विद्यार्थी पीएचडी के शोध को लेकर, टॉपिक्स को लेकर परेशान होंगे, वो एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेमचंद और जैनेंद्र के बीच में जो पत्राचार हुआ है उसका वो मूल्यांकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो जैनेंद्र, जिनको कि हम इस वीडियो लेक्चर में एक उपन्यासकार के तौर पर देखेंगे। बच्चन सिंह अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में जैनेंद्र के बारे में जो लिखा है कि जैनेंद्र का हिंदी साहित्य के औपन्यासिक क्षेत्र में आना एक घटना है। जैनेंद्र का जन्म सन 1905 ईस्वी में और निधन 1988 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चन सिंह ने इनको एक घटना के रूप में देखा है। यानी कि जैनेंद्र के पहले हमने जो भारतेंदु युगीन उपन्यासों को देखा, इसके बाद प्रेमचंद को देखा, फिर प्रसाद को देखा। आपने देखा कि प्रेमचंद जहां पर समाज को केंद्र में रखते हुए अपने उपन्यासों को लिख रहे थे, प्रसाद समाज से हटकर थोड़ा सा व्यक्ति को केंद्र में रखे। लेकिन जैनेंद्र जब आते हैं तो एक तरीके से चली आ रही औपन्यासिक परंपरा, उसकी शैली, उसकी विषय वस्तु को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की। इसमें उन्होंने व्यक्ति के संबंधों को दिखाया, खासतौर से त्रिकोणीय प्रेम को दिखाने का प्रयास किया और उसका मनोविश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन भी किया। और जैनेंद्र के उपन्यासों के केंद्र में ज्यादातर आप देखेंगे कि स्त्री मन टटोलने का प्रयास इसमें किया गया है। स्त्री के मन में कौन सी गुत्थियां हैं उसको सुलझाने का प्रयास किया गया है। तो इसी को एक घटना के रूप में डॉक्टर बच्चन सिंह देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि उनके साथ ही हिंदी उपन्यास अपनी क्रमागत परंपरा से विच्छिन्न हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, या सर्वथा एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। यह दिशा आधुनिकतावाद की दिशा है। ठीक है, यानी कि जैनेंद्र के पहले के जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उसमें ज्यादातर परंपरा का निर्वाह किया जा रहा था। लेकिन जैनेंद्र जैसे ही हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में अपने कदम को रखते हैं तो वहां से एक नई दिशा की शुरुआत होती है और ये दिशा आधुनिकतावाद की तरफ है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार हैं। मान लीजिए इतना दूर एक कथन परीक्षाओं में पूछा जाए कि ये किसका मानना है कि जैनेंद्र हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह। लिखते हैं कि उनके पूर्ववर्ती और समकालीन उपन्यास विशिष्ट सामाजिक संस्था थी। कोई यथार्थवादी था तो कोई आदर्शवादी। यानी आप देख रहे हैं कि जैनेंद्र के पूर्ववर्ती जितने भी उपन्यासकार थे वो दो ही रास्तों पर चल रहे थे, या तो आदर्शवादी तरीके से उपन्यासों को लिख रहे थे या फिर यथार्थवादी। अब जैनेंद्र कैसे अलग हुए? इन दोनों का मिश्रण करते हुए उन्होंने मनोविश्लेषणवाद को केंद्र में रखा है। इस चीज को आप एकदम से नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक मनोविश्लेषणवादी है। तो उसमें इलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेंद्र की तिकड़ी को आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चन सिंह का यह मानना है कि जैनेंद्र हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार हैं। उनके पहले जो भी उपन्यास या कहानियां लिखे जा रहे थे वो विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, उसके विषय वस्तु के आधार पर लिखे जा रहे थे। बस अंतर ये था कि कुछ उपन्यास आदर्शवादी थे और कुछ उपन्यास यथार्थवादी थे। अब हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये आदर्शवादी क्या है और ये यथार्थवादी क्या है। आदर्शवादी एक जिसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं
आइडियल, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि हृदय परिवर्तन पर काफी जोर दिया जाता है, ठीक है। और एक आदर्श पेश किया जाता है कि इस तरीके का समाज होना चाहिए, इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और सीता को अपना आदर्श मानते हैं। हर पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र राम की तरह हो, तो राम हमारे लिए क्या आदर्श है। हर ससुर या सास ये चाहती है कि उसकी बहू सीता की तरह हो, यानी ये दोनों पात्र हमारे लिए आदर्श के रूप में, यानी कि आइडियल। यथार्थवाद का संबंधी है, इसको हम रियलिस्टिक से जोड़ सकते हैं, यानी जो रियल है। और अगर हम सामान्य तौर से कहें कि जो आप दर्पण में चीजों को देखते हैं और सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो वही क्या है, यथार्थ है। यानी कि रियलिस्टिक रूप से, रियल तरीके से चीजों को प्रस्तुत करना, ना उसमें कोई चीज जोड़ना न घटाना, जैसा है हूबहू, अगर इसका मैं अर्थ निकालूं तो है। लेकिन अगर इसको एक सिद्धांत के रूप में देखा जाएगा तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप सभी को चाहिए कि मैं आदर्शवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, इन पारिभाषिक शब्दावलियों पर चर्चा करूं तो कभी आगे करूंगा। उसके पहले मैं एक किताब आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि एक किताब आती है, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, और यह पुस्तक काफी अच्छी है, हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी प्रामाणिक किताबों को देखते हैं तो कुछ इस तरीके के पारिभाषिक शब्द दिखाई देते हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमरनाथ, ठीक है। इस किताब को आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावलियां, यानी जो भी इस तरीके के कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद है कि मोटे तौर पर आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, आप समझ गए होंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। तो यानी जैनेन्द्र के पहले दो ही तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे, एक तरफ आदर्शवादी उपन्यास, दूसरे तरफ यथार्थवादी उपन्यास। बीच में जैसे प्रेमचंद ने एक प्रयास किया था जिसको कहा जाता है आदर्शनोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शनोन्मुख यथार्थवाद, ठीक है। ये खुद प्रेमचंद ने ही इस शब्द का प्रयोग किया था, इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनमें घटनाओं, आंदोलनों, सामाजिक विकृतियों की प्रमुखता थी। कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल, वर्णन, कहन आदि की दृष्टि से वे एक रूप थे, यानी कि जैनेन्द्र के पहले के जो भी उपन्यास रहे हैं। आगे लिखते हैं कि जैनेन्द्र ने उपन्यास का एस्थेटिक्स बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द, अंग्रेजी का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया बच्चन सिंह ने, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। या फिर उपन्यास लिखने की जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको बदलने का प्रयास जैनेन्द्र ने किया, उसके सौंदर्य शास्त्र को ही उन्होंने चेंज कर दिया। अब न जाने मेरे मन में एक और यहाँ पर प्रश्न उठ गया कि आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हुए एक आलोचक का नाम सुना होगा जिनकी पुस्तक का नाम ही है एस्थेटिक्स। तो मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आपके लिए मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में तुरंत आ गया होगा कि जी मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स किसकी रचना है, आ गया दिमाग में। बहुत लोग अभी खोज रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन है। तो हमारे बहुत सारे गंभीर विद्यार्थी हैं जो कि कमेंट्स कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चन सिंह का ये मानना है कि जैनेन्द्र ने उपन्यास का एस्थेटिक्स बदल दिया, यानी कि उपन्यास लेखन, चरित्र चित्रण, कहन शैली, देश काल, वातावरण सब में बदलाव करने का प्रयास उन्होंने किया है। उपन्यास स्वयं में अधिक स्वायत्त हो गया, यानी कि पहले जो भी एक आदर्श और यथार्थ के बीच में उपन्यास लिखने की कोशिश की जा रही थी, ये पैरामीटर बन गया था। जो इसके अंदर नहीं लिख रहा था उसको लग रहा था कि वो लीक से हट कर चल रहा है, ठीक है। तो जैनेन्द्र के आने के बाद उपन्यास स्वयं में अपने में स्वायत्त हो गया। स्वायत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोनॉमस। आपने कई कॉलेजों को सुना होगा, जैसे एक ऑटोनॉमस कॉलेज में पूर्वांचल में कॉलेज है यूपी कॉलेज, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी यहाँ से भी जुड़े हों, ठीक है। वो स्वायत्त महाविद्यालय, यानी कि स्वयं खुद का वो निर्णय लेता है। यहाँ पर भी उपन्यासकारों ने उपन्यास के क्षेत्र में कुछ अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। उनका उपन्यास समाज या व्यक्ति को बदलने का दावा नहीं करता और न ठोस भौतिक पदार्थों से उसका कोई नाता होता है। यानी कि
जैनेन्द्र के उपन्यासों के बारे में बच्चन सिंह ने लिखा कि उनका उपन्यास समाज या व्यक्ति को बदलने का दावा नहीं करता है। जैसे प्रेमचंद ने सेवा सदन लिखा, ठीक है, या फिर गबन लिखा, तो आप देख रहे हैं कि कुछ उसमें बदलाव की उम्मीद रही ना, इसलिए उसको आदर्शवादी या फिर यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। लेकिन जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों के माध्यम से किसी समाज में आमूलचूल परिवर्तन या क्रांति ला देने जैसे विषय वस्तु को नहीं उठाया और न ही व्यक्ति में कुछ इस तरीके का हृदय परिवर्तन या फिर क्रांति वाली चेतना लाने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने केवल चरित्रों का मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। आगे लिखते हैं कि उसकी नई भाषिक संरचना, काव्यात्मकता और प्रतीक विधान, काल चेतना आदि में जो परिवर्तन आया उसे सठ तत्ववादी सिद्धांतों से नहीं परखा जा सकता। ये सठ तत्ववादी सिद्धांत क्या है? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि जैसे हम कहानी या उपन्यास का मूल्यांकन करते हैं तो कुल 6 तत्वों की चर्चा करते हैं। मैंने उपन्यास के दौरान ये सारी बातें बता दी थी शुरुआती दौर में कि वो 6 तत्व कौन होते हैं, जिसमें कथानक, चरित्र, पात्र योजना, संवाद योजना, देश काल वातावरण, उद्देश्य, ये सारे भाषा शैली, ये सारे तत्व हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैनेन्द्र ने कुछ बदलाव करने का प्रयास किया है। सब मिलाकर वह एक पैटर्न बनाता है। जो सठवादी सिद्धांत है वो एक ही पैटर्न बनाता है जिसमें परिस्थितिगत व्यक्ति चिंतन ग्रस्त होकर अंतर मंथन करता है। पारंपरिक उपन्यासों में व्यक्ति या समूह समाज से लड़ता है, तो जैनेन्द्र के उपन्यासों के व्यक्ति अपने से लड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बच्चन सिंह ने लिखी कि जहां हम आदर्शवादी या यथार्थवादी उपन्यासों में देखते हैं कि व्यक्ति या समूह समाज से लड़ता है, लेकिन जैनेन्द्र के उपन्यास के जो भी पात्र हैं, खासतौर से जो स्त्री पुरुष पात्र हैं, वो खुद से लड़ते हैं। और आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, कई बार आप व्यक्ति और समाज से लड़ने के साथ साथ अपने आप भी लड़ते हैं। खासतौर से जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो खुद से आप लड़ते हैं, खुद से आप बात करते हैं कि मुझे और कितना सुधार करना है, मुझे अपने रणनीति में कितना चेंज करना है, अपने को ही बदलने का प्रयास करते हैं और खुद से लड़ते हैं। और लड़ने का वक्त क्या है? जब आप खाना पीना खा लेते हैं और सोने जाते हैं और बिस्तर पर जाते ही अगर अभी सिंगल हैं तो अपने से ही लड़ते हैं, अपने से ही मंथन करते हैं, सोचते हैं। फिर बगल में मोबाइल है तो उसको उठाकर फिर देखना शुरू कर देते हैं, फिर रख देते हैं, लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको उधर ले जाना चाह रहा हूं, जैनेन्द्र के उपन्यासों में आए हुए पात्रों की तरफ। जैनेन्द्र के उपन्यास के जो भी पात्र हैं वो खुद से ही लड़ते हैं और खुद से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कभी आप खुद से हार जाते हैं और कभी जीत भी जाते हैं। आगे लिखते हैं कि उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मस्थ नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इस तरह की विषय वस्तु लेकर लघु उपन्यास ही लिखे जा सकते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यासों को आप देखेंगे तो बहुत मोटे मोटे उपन्यास उन्होंने नहीं लिखे, पतले पतले उपन्यास हैं। त्यागपत्र आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और हमने किसी परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी विषय वस्तु बताई भी थी। यानी कि जैनेन्द्र के उपन्यास बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। आगे लिखते हैं कि उन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की है, जिसमें नाम दिया गया परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, दशार्थ, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और हमने प्रकाशन वर्ष भी लिख दिया है ताकि आप ध्यान में रखें कि कौन उपन्यास कब का आया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं कि 1929 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया। इसके पहले जस्ट हमने जयशंकर प्रसाद पर चर्चा की थी, उनका भी एक उपन्यास कुछ इसी समय आया हुआ था, आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर रेगुलर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो परख के ही समकालीन है या फिर उसी वर्ष में लिखा गया है। सुनीता, सुनीता जब मैं कह रहा हूं तो फिर जयशंकर प्रसाद का कोई उपन्यास आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो देखिए यहाँ पर 1929 में जैनेन्द्र परख लिखते हैं, फिर इसके बाद कुछ समय तक वो शांत रहते हैं, फिर 1934 में सुनीता नाम से लिखते हैं, फिर 3 साल के बाद त्यागपत्र नाम का उपन्यास लिखते हैं जो कि काफी फेमस रहा है। सुनीता भी फेमस है। फिर 2 साल के बाद कल्याणी उन्होंने लिखा। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये कुछ उपन्यास स्त्री के नामों से ही सीधे सीधे लिखे गए।
सुखदा 1952 ईस्वी में एक लंबे अंतराल के बाद, जस्ट विवर्त लिख दिया 1953 में, दशार्क नाम का 1985 में। तो ये सारे प्रमुख उपन्यास हैं, इनको ध्यान में रखिए। बाकी अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो 2-4 उपन्यास और आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जयवर्धन, मुक्तिबोध, ठीक है, ये सारे उपन्यास आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम एक प्रामाणिक पुस्तक के आधार पर पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ मैं जोड़ नहीं सकता, बस चीजों को क्लियर करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर। आगे लिखते हैं बच्चन से कि इनमें से मुख्य उपन्यास 3 हैं और यही तीनों उपन्यास आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। बाकी भले ऊपर का आप ध्यान न रखें, लेकिन परख, सुनीता और त्यागपत्र को विशेष तौर पर आप अपने दिमाग में रखिए। बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि अगर देखा जाए जैनेन्द्र के उपन्यासों में तो ये 3 प्रमुख उपन्यास हैं, बाकी जितने उपन्यास हैं उन्हीं उपन्यासों के एक्सटेंशन, यानी कि एक तरीके से इसको कहा जा सकता है कि उन्हीं उपन्यासों के क्या है, विस्तार रूप में, बहुत खास उनमें नहीं है। इन 3 उपन्यासों को आप ध्यान में रख सकते हैं। परख का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि परख सन 1929 में प्रकाशित हुआ था और त्यागपत्र सन 1937 में। इस समय तक स्वच्छंदतावाद या छायावाद समाप्त प्राय था, यानी कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी उपन्यासों के विकास को, लेकिन आपको उस दौर में अन्य जो साहित्यिक घटनाएं हो रही थी, खासतौर से छायावाद को तो बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि जैनेन्द्र के उपन्यास का जो कार्यकाल शुरू हुआ वो छायावाद के अंतिम दौर में लगभग शुरू हुआ कहा जा सकता है। और 2 उपन्यासों का नाम यहाँ पर बताया गया, 1929 में परख और 1937 में त्यागपत्र। परख पर छायावाद का पूरा प्रभाव है, ये देखिए यहाँ पर बात बताई जा रही है कि परख जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, इसके ऊपर छायावाद का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि छायावाद का पूरा प्रभाव का मतलब क्या हुआ, यानी कि छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही, जैसे कि आत्माभिव्यक्ति, ठीक है, एक प्रमुख इसकी प्रवृत्ति रही, फिर स्वतंत्रता को लेकर, ठीक है, इसके बाद प्रकृति चित्रण, इसके बाद मानवीकरण अलंकार को लेकर। तो काव्यात्मक रूप में हम देखेंगे तो और भी बहुत सारी प्रवृत्तियों को बताया जा सकता है, लेकिन जो मेन था वो था आत्माभिव्यक्ति और जो लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा था, साथ में कुछ मनोविश्लेषणात्मक तरीके का भी मूल्यांकन किया जा रहा था। जैसे अगर आप नाम सुने आंसू, ठीक है, या फिर कामायनी में भी आप देख सकते हैं कि तीनों पात्रों के माध्यम से किस तरीके से जयशंकर प्रसाद ने पेश किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इतना बस ध्यान में रखना है कि परख पर छायावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है, पर शेष दोनों उपन्यास छायावाद की देहरी लांघ कर आधुनिकता के दायरे में प्रवेश करते हैं। और आपके दिमाग में भी आना शुरू हो गया होगा कि जैसे ही छायावाद का अंत होता है, प्रगतिवाद आता है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, फिर यहां से आप देख रहे हैं कि अज्ञेय का आगमन हो जाता है और फिर आधुनिकतावाद की चर्चा होने लगती है, नई कविता भी आगे चल जाती है। तो चीजें कैसे धीरे धीरे बदल रही हैं और हर विधा एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही है। तो परख पर छायावाद का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन त्यागपत्र और सुनीता पर इस तरीके का बहुत खास असर नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि उस पर आधुनिकतावाद का धीरे धीरे असर दिखने लगता है। आगे लिखते हैं कि परख उनका पहला उपन्यास है, उनका मतलब जैनेन्द्र का पहला उपन्यास परख है, ठीक है। उसका प्रेम अशरीरी और प्लेटोनिक है, वह प्रेम सत्यधन से करती है और विवाह बिहारी से। छायावादी कवियों की तरह इसमें भी रहस्य, दर्शन, जिज्ञासा, विस्मय का घोल है, जिसके तरफ मैंने संकेत किया था। अब यहां पर देखिए परख के कुछ पात्रों का नाम दिया गया है, जिसमें एक सत्यधन है, बिहारी है, ठीक है, ये 2 पात्र हैं। और जो नायिका है इस उपन्यास की, वो प्रेम तो करती है सत्यधन से, लेकिन विवाह करती है बिहारी नाम का जो पात्र है। ये किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि अक्सर आप देखेंगे हर गांव में इस नाम से कोई न कोई रहता ही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए एक वाक्य प्रयोग किया गया है जो कि आपको समझना है कि परख उपन्यास जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है। इसकी जो विषय वस्तु है इसके बारे में बच्चन सिंह लिखते हैं कि उसका प्रेम अशरीरी और प्लेटोनिक है। प्लेटोनिक का मतलब कि ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो। स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम है, मित्रवत प्रेम, वासना रहित प्रेम,
आप अपने छात्र जीवन को याद कीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे जिसमें ये निष्काम प्रेम दिखाई पड़ेगा। खासतौर से कुछ लोगों का प्रेम नोट्स तक ही सीमित रहता है कि नोट्स के बहाने एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसी में एकदम से प्रसन्नचित दिखाई पड़ रहे हैं, और बाकी अगर कोई प्रेम में नहीं है तो इन दोनों को देखकर वो ईर्ष्या में। आप अपने छात्र जीवन में एक बार जरूर जाइए, अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो या महाविद्यालयों में, इस तरीके के कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि जैनेन्द्र ने इन सभी कैरेक्टर्स को अपने आसपास से ही उठाया है। कई जगहों पर आपने देखा है कि जो 3 अक्षर होते हैं प्रेम के, वैसे तो प्रेम में 2.5 अक्षर होता है, लेकिन मैं अंग्रेजी का बता रहा हूं, ठीक है, तो उसको कई बार लोगों को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती, और जीवन साल 2 साल 3 साल ऐसे ही बीत भी जाता है, ठीक है। तो प्लेटोनिक का मतलब क्या है? अशरीरी प्रेम, जो वासना रहित हो। हालांकि देखने के लिए लोग कह सकते हैं कि दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, तो मे भी कुछ और आगे चीजें हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो परख उसी तरीके का है। इसमें जो नायिका है वो सत्यधन नाम के व्यक्ति से तो प्रेम करती है, लेकिन विवाह किससे होता है? बिहारी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिकोण एक तरीके से हुआ है, जिसके तरफ मैंने पहले ही संकेत किया था, ठीक। यहाँ पर त्रिकोणीय चीज दिखाई दे रही है, और इस पे छायावादी कवियों का पूरा असर है। इसमें रहस्य है, दर्शन है, जिज्ञासा है और विस्मय है। आगे लिखते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी शारीरिक संबंध के विषय में कट्टो के प्रश्न है। जैनेन्द्र के उपन्यास में कट्टो, कहानियों में भी देखेंगे कट्टो नाम के पात्र खूब इसका प्रयोग होता है, कट्टो। और प्रश्न पेपर में भी आप देखेंगे, परीक्षाओं में इस कट्टो से सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो कट्टो को याद करिए कि ये जैनेन्द्र के उपन्यास में आई हुई है। कट्टो के प्रश्न है, बिहारी बाबू क्या यह नहीं हो सकता? क्या हम भी दो ऐसे नहीं हो सकते, दूर फिर भी बिल्कुल पास, अलग फिर भी अभिन्न, दो फिर भी एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन लक्ष्य में पिरे हुए। अब कट्टो के प्रश्न को देखने से ही आपके मन में रहस्य, दर्शन, जिज्ञासा, विस्मय जैसी चीजें या फिर भाव उत्पन्न होने लगे होंगे। कट्टो के प्रश्न क्या रहे हैं? आपने देख लिया कि वो पात्र से कैसे पूछ रही है कि हम भी दो ऐसे नहीं हो सकते, दूर फिर भी बिल्कुल पास, अलग फिर भी अभिन्न। एक गाना है ना कि चलो फिर से एक बार अजनबी बन जाए, आपने सुना भी होगा, कुछ इसी तरीके से। तो इस तरीके से लगता है कि क्या मतलब बाकी बाकी बात है, लेकिन ये उसके मन में सवाल उठ रहा है। आगे लिखते हैं कि कट्टो के साथ यह जैनेन्द्र की भी आत्म परीक्षा या सेल्फ क्वेश्चनिंग है। ये प्रश्न तो कट्टो के माध्यम से उपन्यासकार ने उठाया है, लेकिन बच्चन सिंह ने कहा कि ये प्रश्न हो सकता है कि जैनेन्द्र के मन में भी उठ रहे हो, ये खुद का सवाल हो और उन्होंने पात्र से पूछवाने का प्रयास किया होगा। मुझे एक चीज याद आ गई, जब मैं एमए में पढ़ाई कर रहा था और मेरा प्रेमचंद स्पेशल पेपर था। आप लोग जानते हैं कि एमए इत्यादि में कुछ पेपर स्पेशल भी लिए जाते हैं, तो प्रेमचंद स्पेशल मैंने लिया था और मुझे पढ़ा रहे थे उस समय के भारत के नंबर 1 प्रेमचंद विशेषज्ञ वीर भारत तलवार, प्रोफेसर वीर भारत तलवार। अब उन्होंने अपने क्लास में एक चीज बताई थी कि कट्टो कौन थी, इसको खोजते खोजते कमल किशोर गोयनका, जो कि प्रेमचंद विशेषज्ञ के तौर पर उनको भी जाना जाता है, वो कानपुर पहुंच गए थे और उन्होंने सही में कट्टो को पता कर लिया था। तो कुछ ऐसे भी शोधार्थी रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ गया, तो मैंने बता दिया। यहां पर बात यह है कि जैनेन्द्र अपने पात्रों से जो प्रश्न कर रहे हैं, शायद वो उन्हीं के प्रश्न हो। यह प्रश्न पाठकों के सामने भी है, वे सोचें। उपन्यासकार का काम जहां समाप्त होता है, वहां से पाठक का शुरू होता है। ये देखिए कथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बच्चन सिंह ने कही कि उपन्यासकार का काम जहां समाप्त होता है, यानी रचनाकार का काम जहां समाप्त होता है, वहां से पाठक यानी हम सब जिस वर्ग से हैं, उनका काम शुरू होता है उस पर चिंतन मनन करना, सोचने का। तो ये तो हो गया परख का। परख के संदर्भ में आप कट्टो को ध्यान में रखिए, सत्यधन को ध्यान में रखिए और बिहारी को। अगला जो उपन्यास है उसका नाम है सुनीता। सुनीता देखिए यहाँ पर 1935 लिख दिया गया, कई जगहों किताबों में मैंने 1934 भी देखा है, तो इन दोनों वर्षों को देखिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सुनीता 1935 का कथानक भी अत्यंत झीना है और यह यथार्थपरक उपन्यास
नहीं है, किंतु मानसिक स्तर पर वैसी समस्या उठती है। स्थूल रूप से इसमें भी विवाह और प्रेम की समस्या है। सुनीता में भी कौन सी समस्या है? विवाह और प्रेम, यानी त्रिकोण आप यहां पर भी देख रहे हैं। इसके साथ घर की एक रसता की समस्या है। यह एक रसता किसी आर्थिक सामाजिक कारण से नहीं उत्पन्न होती। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है बंधा हुआ जीवन। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में स्त्रियों के बंधे हुए जीवन को बार बार उठाने का प्रयास किया, चाहे आप कहानियों को पढ़ें चाहे उपन्यासों को पढ़ें। जहां देखेंगे आपकी एक तरफ प्रेम और विवाह के बीच में त्रिकोण स्थापित किया है और उसका कारण बताया हुआ है बंधा हुआ जीवन, यानी कि एक तरीके से कैदी जो जीवन है महिलाओं का उस जमाने में, ठीक है, उसको भी रेखांकित करने का प्रयास जैनेन्द्र ने किया है। लिखते हैं कि तालाब के जल को जब निकास नहीं मिलता तब उसमें सड़ांध आ जाती है। यानी कि जब आप ज्यादा किसी के जीवन को बांधने का प्रयास करते हैं, उस पर बहुत सारे चीजों को का दबाव डालते हैं और स्वतंत्र नहीं रखते हैं, मन में उठने वाले प्रश्नों को बार बार दबा देते हैं, तो एक दिन उसमें विस्फोट भी होता है। और उदाहरण दूसरा देते हुए कहा कि मान लीजिए तालाब का जल है और अगर वो नहीं निकलता है तो धीरे धीरे उसमें क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती है। आगे लिख रहे हैं कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका अर्थ खो गया है या फिर उसे वह अर्थ कभी भी नहीं मिला जिसे समाज ने दिया था। यानी विवाह क्या है? अभी आप पढ़ी लिखी महिलाओं से पूछेंगे या फिर जो भी अभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में लड़कियां अभी पढ़ रही हैं उनसे आप पूछेंगे तो उनका भी विचार कुछ इसी तरीके से है कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है और उसमें भी थोड़ा स्वतंत्रता की बात उनके अंदर रहती है। तो विवाह आखिरकार क्यों बना होगा? समाज ने इसका निर्माण क्यों किया होगा? किस अर्थ में किया होगा? बच्चन सिंह का यह कहना है कि जिस अर्थ में विवाह यानी स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, शायद वो अर्थ कभी क्लियर ही नहीं हुआ जो समाज देना चाहता था। यानी इस पे हमेशा चिंतन मनन होता रहा। तो आगे आपने बहुत सारे देखे होंगे विवाहों के टूटते हुए, विच्छेद होते हुए, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। खैर ये तो जैनेन्द्र ने इस तरीके से ही अपने उपन्यासों में विचार किया है कि विवाह है, प्रेम है और फिर विवाह विच्छेद होता है या फिर स्त्री कुछ अलग कदम उठाती है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सुनीता नाम का उपन्यास है उसका जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है श्रीकांत। श्रीकांत और सुनीता का दाम्पत्य जीवन सुखी पर नीरस है। ये देखिए अंतर विरोधी बात यहाँ पर कि श्रीकांत और सुनीता का दाम्पत्य जीवन तो सुखी है पर नीरस है। और आप देखेंगे कि लगभग भारत में 80 से 85% कुछ यही रेशियो है कि देखने में तो लगता है कि दाम्पत्य जीवन सुखी है लेकिन कई बार उसमें नीरसता भी दिखाई देती है। तो जो लोग शादीशुदा होंगे वो अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। वह तालाब के जल की तरह शांत है, कहीं से भी न वह आंदोलित होता है न उसमें लहर उठती है। हरि प्रसन्न को घर में प्रवेश कराकर श्रीकांत विवाह के तालाब को आंदोलित करता है, उसकी एक रास्ता तोड़ता है, पर इससे घर टूटने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए ढंग का प्रयोग करने का प्रयास जैनेन्द्र ने किया। यहाँ पर श्रीकांत और सुनीता के अतिरिक्त एक और पात्र आ रहा है जो कि त्रिकोणीय प्रेम को यहाँ पर दिखा रहा है। जो त्रिकोण प्रेम है उसको दिखाने का प्रयास जैनेन्द्र ने बहुत अच्छे से किया है। अब श्रीकांत का प्रवेश इन दोनों की जिंदगी में होता है तो विवाह टूटने का यहाँ पर कारण हो जाता है, यानी कि परिवार भी टूटने की समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। इस समस्या को शरत ने भी उठाया, यानी शरत चंद्र चटर्जी और रवि बाबू ने भी, यानी कि इस तरीके के उपन्यास लिखने का प्रयास पहली बार जैनेन्द्र ने नहीं किया बल्कि बांग्ला साहित्य में भी लेखकों ने करने का प्रयास किया और अपने अपने ढंग से उठाया। शरत सतीत्व और एकनिष्ठ प्रेम को एक नहीं मानते। सतीत्व संबंधी मान्यताओं को लेकर बराबर मतभेद रहा है। सतीत्व शरीर निष्ठ है, प्रेम हृदय निष्ठ है। रवि बाबू का घर बाहर नाम से जो रवि यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो रचना है घर बाहर, इसमें स्त्री को पति की निगरानी से मुक्त करने की दृष्टि से लिखा गया है। रवि बाबू के घर बाहर में यदि बाहर का व्यक्ति चला न जाता तो घर टूट जाता, किंतु जैनेन्द्र ने न घर को तोड़ा और न बाहर को, यानी समस्या तो उठा दी लेकिन समस्या का
समाधान करने का प्रयास जैनेन्द्र ने बिल्कुल नहीं किया। मतलब चीजें दिखाई गई कि स्त्री के मन में बहुत सारी गुत्थियां हैं, वो बहुत चीजों को सह रही है, लेकिन उसका निदान करने का प्रयास नहीं किया है। आगे लिखते हैं कि अंत में हरिप्रसन्न के सामने सुनीता का अनावृत होना सिनिकल जरूर लगता है, यानी कि सिनिकल मतलब कुटिल लगता है, पर वह सोद्देश्य है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। इसके माध्यम से स्वयं को ही अनावृत नहीं करती, क्रांतिकारी हरिप्रसन्न को भी अनावृत करती है। इससे श्रीकांत की एक रसता को तोड़ने की योजना भी अनावृत होती है। सत्य को ढूंढने के लिए आवरणों को हटाना पड़ेगा, लेकिन जीने के लिए आवरण जरूरी है। यहां पर आवरण यानी पर्दे की बात की गई है कि अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो पर्दे को हटाना पड़ेगा। आपने एक कहानी पढ़ा होगा पर्दा, और याद आ गया होगा कि पर्दा जो है उसके अंदर की क्या स्थितियां रही हैं। ठीक है ना, कहानी याद आ गई होगी, यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी पर्दा। तो यहां पर कहा गया कि अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तब तो आवरण को हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो आवरण भी जरूरी है। और आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में इसी सूत्र को ज्यादा रखने का प्रयास किया जाता है। हरिप्रसन्न का बनाया हुआ क्रूसिफिकेशन का चित्र सबका क्रूसिफिकेशन है। यानी कि देखिए यहां पर कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ज्यादातर बच्चन सिंह ने किया। ये क्रूसिफिकेशन क्या है? ऐसे मानो कि लोग बोलते हैं कि मैंने इस समस्या को खुद अपने गले में डाल लिया, गले की हड्डी जिसको कहा जाता है। यानी कि दूसरे अर्थों में कहें तो कोई व्यक्ति सूली पर चढ़ाया हुआ प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं क्रूसिफिकेशन। अंततः यह प्रश्नों का उपन्यास बन जाता है। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, नाते क्या है, यानी कि संबंध क्या है, और यह कमबख्त क्या चीज है जिसे प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा बांध दें, पर जो वैसे ही न बन सका जैसे वृक्ष से आंधी नहीं बच सकती, वह क्या है, कौन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आत्ममंथन जैसे सवालों को उठाया गया कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, क्या स्त्री और पुरुष में जो प्रेम है वो सही है, या फिर प्रेम का नाम देते हुए स्त्री पुरुष आपस में विवाह कर लेते हैं और फिर उसको निभा नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर वृक्ष से आंधी नहीं बांधी जा सकती, आंधी जब तूफान आता है तो एकदम तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। सवाल उठाते हैं कि वह क्या है, कौन है। तो सुनीता उपन्यास की विषय वस्तु क्या रही है और उसके प्रमुख पात्र क्या रहे हैं, और यहाँ पर बच्चन सिंह ने कैसे इसका मूल्यांकन किया है, आपने भली भांति इसको समझ लिया होगा। अगले उपन्यास पर बात करें जिसका नाम है त्याग पत्र, जिसका प्रकाशन सन 1937 में हुआ, और इसमें पाप पुण्य की समीक्षा के बारे में इसका जो आरंभ होता है इसी पंक्ति से होता है कि नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। आज तो पाप पुण्य के बीच खींची हुई पारंपरिक विभाजक रेखा और भी मिट गई है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। पाप पुण्य को लेकर उसी वक्त यानी कि 3 वर्ष पहले एक और उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा ने एक उपन्यास लिखा जो कि बहुत फेमस उपन्यास है, चित्रलेखा, जिसमें पाप पुण्य की चर्चा की गई है, उसका मूल्यांकन किया गया है। तो क्योंकि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास पहले लिखा गया था और बाद में त्यागपत्र लिखा गया है, इसलिए देखिए यहाँ पर लाइन शुरू हो रही है कैसे कि नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो रेखा वो क्या है, मिट चुकी है। इस उपन्यास के ठीक 2 वर्ष पहले, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 वर्ष पहले, लेकिन 1934 देखेंगे और 1937 तो लगभग 3 वर्ष पहले भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा इसी विषय वस्तु को लेकर प्रकाशित हो चुका था। यानी किस विषय वस्तु को लेकर, पाप पुण्य को लेकर। यह भी सवाल खूब पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। आपने अगर परीक्षाओं को दिया होगा या फिर पुराने प्रैक्टिस सेट्स को देखे होंगे तो यह सवाल आता रहता है कि पाप पुण्य की विषय वस्तु किस उपन्यास की है, चित्रलेखा। आगे लिखते हैं कि किंतु चित्रलेखा में योगी और भोगी की 2 कोटियां हैं, कौन योगी है और कौन भोगी है। और आजकल भी ये विभाजक रेखा खत्म हो गई है, समझ में नहीं आता कि कौन योगी है और कौन भोगी है। अंत में निर्णय भी स्पष्ट हो जाता है, लेकिन त्याग पत्र का पाठक ऐसा निर्णय भी ले सकता है
जो दयाल के मत के प्रतिकूल हो सकता है। मृणाल की गतिविधियों को लेकर अनेक प्रश्न उठाए भी गए। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में भी सत्य असत्य की कोटियां बनी हुई हैं। जैनेन्द्र सत्य और असत्य की पूर्व निर्धारित कोटियों में विश्वास नहीं करते। उपन्यास वैवाहिक विडंबना पर आधारित है। विवाह का संबंध केवल दो व्यक्तियों से नहीं, पूरे समाज से। इस विडंबना का शिकार है मृणाल। ये देखिए, ये भले लिखा गया 1937 में, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां अभी भी हमारे आसपास में दिखाई दे देती हैं, मौजूद है। उपन्यास यानी त्याग पत्र जो है वैवाहिक विडंबना पर आधारित है। विवाह का संबंध दो व्यक्तियों से ही नहीं, पूरे समाज से है। यही अंतर है। प्रेम क्या है? दो व्यक्तियों के बीच है, लेकिन विवाह का जो संबंध है वो दो व्यक्तियों के साथ तो है ही, साथ में उसमें समाज भी लगा है। समाज जब लग गया तो फिर उसमें आ जाएगा इज्जत, और इससे ही पूरी समस्याएं उठ जाती हैं। और यहां पर बताया गया कि जो मृणाल है इस विडंबना का शिकार है। ठीक, तो मृणाल आप जान गए कि त्याग पत्र से है। मृणाल को आर्य गृहिणी के ढांचे में ढलने की कोशिश की गई है। कड़े अनुशासन में रखा गया, स्वतंत्रता से वंचित किया गया। वो आप लेक्चर याद कीजिए जिसमें हमने बताया कि मृणाल की भाभी का व्यवहार उसके प्रति कैसे था, उसके भतीजे का व्यवहार कैसे था, और वो किससे प्रेम कर रही थी, किससे शादी हो गई। अब आपके दिमाग में आ गया होगा। मुझे पूरा याद है कि मैंने एमपीपीएससी के दौरान बताया हुआ है। देखिए, मुझे किसी परीक्षा में नहीं बैठना है, लेकिन क्योंकि को रिलेट करके चीजें दिमाग में बैठानी पड़ती हैं, और आपके दिमाग को रबर की तरफ बढ़ाते हुए वहां तक ले जाना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए टॉनिक का काम करेगा, और लगेगा कि हम सही लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी अपनी याद भी आ जाती है। चलिए, यहाँ पर क्या है कि मृणाल को एक आदर्श बहू के रूप में रखने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, किंतु उसके लिए ये सभी घेरे छोटे पड़ गए। परख में एक व्यक्ति से विवाह, दूसरे व्यक्ति से प्यार किया जा सकता है। सुनीता में दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा जीवन में आंदोलन और सक्रियता ले आने की छूट है। तो तीनों उपन्यासों को एक जगह रखकर बच्चन सिंह ने देखने का प्रयास किया। कहते हैं, लेकिन त्याग पत्र में एक व्यक्ति से प्रेम और दूसरे से विवाह मृणाल को अभिशापित और निर्वासित बना देता है। कह रहे हैं कि जैनेन्द्र ने इस तरीके का उपन्यास नहीं लिखा। परख की जो विषय वस्तु थी वो थोड़ी सी अलग ढंग की थी, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति से विवाह और दूसरे व्यक्ति से प्रेम किया गया। वहीं उसके बाद लिखा गया उपन्यास सुनीता में विवाह होता है, फिर दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है, फिर उससे भी संबंध हो जाता है। इन सारी चीजों की छूट है। लेकिन न जाने 1937 ईस्वी में जब जैनेन्द्र ने त्याग पत्र लिखा तो यहाँ पर भी उनकी विषय वस्तु कुछ उसी तरीके की थी कि एक व्यक्ति से प्रेम, दूसरे व्यक्ति से विवाह तो हुआ, लेकिन मृणाल जो कि स्त्री पात्र है, इससे उसका जीवन बहुत सुखद नहीं रहा, बल्कि अभिशापित हो गया और उसका जीवन निर्वासित भी हो गया। उसको घर से निकलना भी पड़ गया। तो ये अलग पैटर्न पे लिखा गया उपन्यास रहा। यानी कि जैनेन्द्र बार बार अपने उपन्यासों में चिंतन मनन, आत्ममंथन करते रहे, जिसको कि ऊपर बताया गया कि जो पात्रों के माध्यम से, जो कट्टों के माध्यम से उन्होंने सवाल पूछा था, वो कट्टों के सवाल नहीं थे, बल्कि जैनेन्द्र के ही सवाल थे। आगे लिखते हैं त्यागपत्र को ही बढ़ाते हुए कि अपनी सहेली के भाई को वो प्यार करती है, इसके लिए उस पर मार पड़ती है भाभी द्वारा। उसके इस मार से वह कहीं भीतर से टूट जाती है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपस में प्रेम करने वालों को अगर कुछ कहा जाता है तो वो बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं कई बार, और कई बार भीतर से टूट भी जाते हैं। खासतौर से इसकी कुछ उम्र होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हमें इसके लिए समय ही नहीं। हमें तो प्रेम करना पड़ेगा अपनी किताबों से, अपने नोट्स से, अपने सारी चीजों से, फिर शुरुआत होता है। आप देखेंगे मनुष्य के जीवन में इस तरीके के पल आते रहते हैं। कई बार छात्र जीवन में आ जाते हैं, कई बार नौकरी के बाद आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आगे लिखते हैं कि वो भीतर से टूट जाती है। टूटने की इस जटिल मानसिक प्रक्रिया को जैनेन्द्र ने कुछ प्रतीक संकेतों द्वारा अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। लिखते हैं कि वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती से लगाकर जाने पार कहां देखने लगती है। जब कोई व्यक्ति जीवन से टूट जाता है, उसकी उम्मीद खत्म सी होने लगती है या फिर नजर आती है,
तो वो क्या करता है, उपदेश देना बंद कर देता है। खासतौर से हम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के भी मनोभाव को समझते हैं। शुरुआत में जितना कोई उपदेश देता है, लेकिन जब चीजें फेवर में नहीं आती हैं, पक्ष में नहीं आती हैं, तो आदमी टूटने लगता है। वो उपदेश नहीं देता है, बल्कि चीजों को छाती से या फिर सीने से लगाकर देखने लगता है और उस मंजिल को देखने का प्रयास करता है या फिर निहारने का प्रयास करता है। वह शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही है। कभी पतंग के पेंच देखती है और कटी हुई पतंग पर जब तक ओझल न हो जाए आंख गाड़ी रखती है, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम काटे ही खींचती है। शायद आप लोगों को इस तरीके का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन जब आपके पास कोई काम नहीं रहता है, आप दुखी रहते हैं, तो अगर आप खाट पर सोए हुए हैं और अगल बगल में कोई गिट्टी या सीमेंटेड कोई चीज है, तो आप छत पे कुछ कुछ रेखा खींचते हैं या फिर जो भी मन में आता है उसको खींचते हैं। अक्सर इस तरीके का जीवन में आता ही रहता है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरे लिए पहला अनुभव है। जब व्यक्ति निराश हताश होता है तो इस तरीके की कुछ चीजें करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मृणाल के साथ भी कुछ यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। आगे लिखते हैं कि जाने पार कहां देखती है, यानी कि आप देख रहे हैं ले चल मुझे भुलावा देकर, जिस कविता की चर्चा मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के समय भी किया था और यहाँ पर भी, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मुझे याद है कि इस पंक्ति की व्याख्या हमारे बीएचयू में प्रोफेसर रहे प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, उन्होंने कई दिनों तक इसकी व्याख्या की थी। और उस जमाने में क्योंकि मैं बीए का विद्यार्थी था तो मुझे बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आती थी। अब मेरा तो ध्यान था कि खूब कैसे मेरिट लाया जाए, अच्छा नंबर लाया जाए। लेकिन सर ने उस वक्त हमारे क्षमता, हमारे लेवल स्तर के ऊपर जाकर बताने की कोशिश की थी, जो कि आज मेरे काम में आ रहा है। यहाँ पर भी है कि जाने पार कहां देखती है छायावादी कविता का दार्शनिक टुकड़ा नहीं है। जिस कविता को हम पलायनवादी कविता भी इन पंक्तियों के माध्यम से कह देते हैं, लेकिन जो त्याग पत्र है वो इस टाइप का दार्शनिक टुकड़ा नहीं है। वह इस पार की जटिलताओं पर गहरी रोशनी डालता है। पतंग की पेंच, चील, कीरम कांटे आदि उसकी उलझी हुई मनोवृत्तियां, विक्षोभ और गहन से गहनतर होती हुई व्यथा को संकेतित करते हैं या फिर प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से कहानी का उल्लेख करते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं कि जाह्नवी कहानी में भी इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग है। जाह्नवी कहानी भी आप लोग इसके समानांतर पढ़ सकते हैं जब वक्त मिले तब। लिखते हैं कि वह यानी कि मृणाल प्रमोद से कहती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। ये पंक्ति काफी मार्मिक एक तरीके से आप देखें तो, और बहुत कुछ कह रही है। अगर स्त्रीवादी दृष्टिकोण से देखें, स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखें तो मृणाल उस जमाने में कह रही है जब हमारे हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श नहीं था। इसीलिए कई बार मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि कोई भी विमर्श ऑन द स्पॉट तुरंत नहीं शुरू होता है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि कई वर्षों से बनती है। यहां पर देखिए जैनेन्द्र जो कि एक पुरुष पात्र है, लेकिन स्त्री के मन में घुसकर किस तरीके से उसके अभिव्यक्ति को कर रहे हैं। वो प्रमोद से कहती है कि मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। चिड़िया स्वतंत्रता का प्रतीक है। और एक गाना भी, बहुत पुराना गाना भी है कि मैं पंछी बन उड़ चलूं, इस तरीके से एक गाना है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का है, क्योंकि थोड़ा मुझे गाना उतना याद नहीं होता है। ठीक है, तो चिड़िया होना चाहती हूँ यानी कि स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। पुरुष समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उसे पिंजड़े में रहना स्वीकार। इसी तरीके से आप मीराबाई को याद कीजिए। मीराबाई भी अपने चौखट को लांघने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, साधु संतों के संगत में जाकर भक्ति भावना कर रही थी, जबकि वे एक राजपुताने यानी कि राजघराने से थी। और उनको कहा गया कि आप मंदिर में मत जाइए, बाहर घर में ही बनवाया जा रहा है, वहीं पर आप पूजा पाठ कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वही बात यहाँ पर देखिए दोहराई जा रही है कि पुरुष समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उसे पिंजड़े में रहना स्वीकार हो। चिड़िया आप बन जाइए, लेकिन कहाँ रहिए, पिंजड़े में ही रहिए, तोते की तरह। उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम से दिल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं चाहता तो सामने आकर विदाउट इस पीडीएफ से भी पढ़ा सकता था, लेकिन वो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें चीजें एकदम से प्रामाणिक रूप से दिखनी चाहिए।
आगे लिखते हैं कि शीला के भाई के प्रति राग दृष्टि उसके पैरों की बेड़ी बन जाती है। वह अनमेल विवाह की लव श्रृंखला में जकड़ दी जाती है। एक दिन प्रणयी के प्रेम पत्र की चर्चा अपने अधेड़ पति से कर देती है। इसमें अनमेल विवाह को भी उठाया गया। फलतः पति उसे घर से निष्कासित कर देता है, जिसको कि हम निर्वासित लिखे हुए थे ऊपर। फिर वह अपने अभिजात समाज में नहीं लौटती। अब मैंने बताया ना कि प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ, और विवाह प्रेम में तो दो व्यक्तियों का है, लेकिन विवाह में दो व्यक्तियों के साथ साथ समाज भी जुड़ा है। और समाज का संबंध किससे है? वो है इज्जत से, क्योंकि यहाँ पर उसको घर से निकाल दिया गया तो दोबारा वो वापस नहीं आई। तथा कथित नीच समाज में रहना पसंद करती है, क्योंकि वहां सदाचार का आवरण नहीं है। वहां पर थोड़ी बहुत क्या है? स्वतंत्रता है। जहां कहीं आश्रय मिलता है वहां वह टिक जाती है। कोयले वाले को अपना तन दे देती है। अपने पहले दोनों उपन्यासों में वह तन की पवित्रता बनाए रखते हैं, यानी कि जैनेन्द्र के बारे में कहा जा रहा है कि शरीर की शुद्धता को बनाए रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कदम और आगे निकल जाते हैं। किंतु यहाँ पहुंचते पहुंचते उस तन की पवित्रता का कोई मूल्य नहीं रहता। मृणाल का तन देना रागजन्य नहीं है, उसे इसमें कोई मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देता। वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकती रहती है। सभ्य समाज से निर्वासित होकर असभ्य लोगों के बीच रहती है, जहां इंसानियत का निवास है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि सभ्यता के नाम पर स्त्रियों के ऊपर कितना अत्याचार, दुराचार और उनको कैद करके रखने की कोशिश की जाती रही। इससे तो फ्री वे लोग हैं जो कि असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से रहते हैं। वहां पर इंसानियत का निवास है, ऐसा लिखा गया यहाँ पर बच्चन सिंह द्वारा। आगे लिखते हैं कि वह समाज को नहीं, अपने को तोड़ती है। और कथन है कि मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूं। समाज टूटा तो हम किसके भीतर बनेंगे, यह कि किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए इतना ही कह सकती हूं कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल आकांक्षा में खुद ही टूटती रहूं। क्या वह टूटकर समाज का हृदय परिवर्तन करना चाहती है? यदि ऐसा है तो इसे गांधीवाद का ऋणात्मक प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि जब ये उपन्यास लिखा जा रहा था तो उस समय गांधी युग भी चल रहा था। आगे लिखते हैं कि मृणाल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की इस लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाली बुआ को देखकर प्रमोद आहत है और लिखते हैं कि घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज मर जाते हैं। जीना किस हौसले से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के इस किनारे आते आते कैसी ऊब, कैसी उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीला पर, इस प्रहेलिका पर सोचता हूं। प्रहेलिका शब्द देखिए यहाँ पर पहली से जुड़ा हुआ, पर सोचता रह जाता हूं। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। यहाँ पर जैनेन्द्र भारतीय दर्शन के लीलावाद पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लग रहा है कि सब लीला हो रही है। लीलावाद कहीं ले नहीं जाता, लीला का भेद तो नहीं मिलता, पर जैनेन्द्र का यह उपन्यास लीलावाद बन जाता है। तो देखिए, बच्चन सिंह ने त्यागपत्र का मूल्यांकन करते हुए उसको लीलावाद से भी जोड़ा। ये सारे शब्द आप अपने दिमाग में रखिए, ताकि परीक्षाओं में इस तरीके के वाक्य विन्यास आपको देखें तो एक नजर आपके दिमाग में बच्चन सिंह के कथन आ जाने चाहिए। आगे लिखते हैं कि मृणाल समुद्र में तैर रही है, दयाल किनारे खड़ा है। मृणाल किनारे लौट नहीं सकती और दयाल समुद्र में कूद नहीं सकता। इस रूपात्मक भाषा में जैनेन्द्र मृणाल की आत्महत्या ही कराते हैं। ऐसी स्वतंत्रता, चरम कोटि की स्वतंत्रता की परिणति यही होती है कि वो क्या करती, आत्महत्या कर लेती है और फलस्वरूप दयाल सन्यासी बन जाता है। यह भी आत्महत्या का दूसरा ढंग है। घर त्याग देना क्या है, वो भी एक आत्महत्या का दूसरा रूप है। बस अंतर यह है कि इसमें व्यक्ति जीवित रहता है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि त्यागपत्र छायावादी वेदना की गद्यात्मक विवृत्ति है। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसका है, कि त्यागपत्र छायावादी वेदना की गद्यात्मक विवृत्ति है। छायावादी वेदना की जब भी चर्चा की जाती है तो तुरंत आपके दिमाग में नाम आता है महादेवी वर्मा का। ठीक है, और भी कवियों ने, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी रचनाओं में है और पंत में भी, चारों में है दिखाई पड़ती। तो यानी समग्र जो छायावाद है
उसकी गद्यात्मक, वो पद में लिखा गया है लेकिन त्याग पत्र उसकी गद्यात्मक विवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं कि जैनेन्द्र के सभी उपन्यासों की मूल समस्या घर बाहर के इर्द गिर्द घूमती है। यह भी दूसरा महत्वपूर्ण कथन कि जैनेन्द्र के सभी उपन्यासों की जो मूल समस्या है घर बाहर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। त्यागपत्र के बाद वे अपने को दोहराने लगते हैं। घर बाहर की समस्या उनकी अपनी भी है। घर के घेरे के बाहर वे स्वयं नहीं जाते, बाहर जाकर भी घर में लौट आते हैं। बाहर के खुलेपन से, जीवन की हलचलों से मुक्त उनके प्राय पात्र मनोरोगी, आत्महंता, निर्वासित हैं। स्त्रियां आत्मग्रस्त और पुरुष नपुंसक। किंतु उपन्यास की नई रूपात्मक आधुनिक प्रविधियों से हिंदी उपन्यास में कुछ नया अवश्य जुड़ा है। जैनेन्द्र का औपन्यासिक रूप भी नया है और भाषा भी। उन्होंने लिखा, मैंने जगह जगह कहानी के तार की कड़ियां तोड़ दी हैं, वहां पाठकों को थोड़ा कूदना पड़ता है और मैं समझता हूं पाठक के लिए यह थोड़ा आभास वांछनीय होता है, अच्छा ही लगता है। ये देखिए कथन खुद जैनेन्द्र के, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि उन्होंने कुछ आलोचनात्मक चीजें भी लिखी हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि यदि मैं गोदान लिखता, ये खास रचना, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि जो उन्होंने प्रेमचंद का गोदान है उस पर सवाल उठाते हुए कि अगर वो गोदान लिखते तो किस तरीके के लिखते, तो खुद की रचनाओं के बारे में भी उनका मूल्यांकन रहा। उन्होंने लिखते हैं कि मैंने जगह जगह कहानी के तार की कड़ियां जोड़ दी, मतलब हर उपन्यास को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। वहां पाठकों को थोड़ा कूदना पड़ता है, यानी एक ही तरह की चीज मिलेगी तो पाठक जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग स्किप कर देंगे कि अरे यार ये सब तो फालतू ही पढ़ाया जा रहा है, आप स्किप कर देते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी ये सब नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए एक एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण उपन्यासों पर चर्चा कर ली, उनके विषय वस्तुओं पर, उनके पात्र योजनाओं पर बात कर ली, और प्रमुख जो कथन थे बच्चन सिंह के उनके आधार पर कर ली। इसलिए कि अगर यहां से किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए तो जितने भी विद्यार्थी धैर्य से पूरे वीडियो लेक्चर को सुने हैं, समझे हैं, वो 100% सही उत्तर देकर आएंगे। बाकी आपके सामने वो एकेडमिक माहौल भी तैयार हो रहा होगा। यदि आपने कभी रेगुलर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई की होगी तो वो सारे प्रोफेसर की कमी भी कम हो रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।